हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ इरिगेशन से। तो मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने के पहले हम ये समझ लें कि स्टार्ट में ये बताया गया था कि इरिगेशन जो है किसी भी प्लांट के लिए या क्रॉप के लिए बहुत ही नेसेसरी है। अगर इरिगेशन नहीं होगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। हाँ, उसके सीड जो है वो ड्राई अप हो जाएंगे। तो इरिगेशन के लिए सबसे पहले ये सोचना है कि हम किस टाइप के क्रॉप को इरिगेट कर रहे हैं। किस टाइप के क्रॉप का मतलब कि हमने ये भी बताया था कि कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको हेवी अमाउंट में वाटर की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे भी क्रॉप होते हैं जिसको बहुत ही कम अमाउंट में वाटर की आवश्यकता होती है। तो उसके अकॉर्डिंग इरिगेशन के मेथड भी चेंज करने होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में या वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में इरिगेशन के बहुत सारे टाइप बताए गए हैं। तो यहाँ पर हम कुछ टाइप के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि वेरियस मेथड ऑफ इरिगेशन। व्हाट इज द वेरियस मेथड ऑफ इरिगेशन? तो नंबर है लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन। नंबर 2 वाटर व्हील इरिगेशन। नंबर 3 ट्यूबवेल इरिगेशन। नंबर 4 स्विंगिंग बास्केट इरिगेशन। नंबर 5 फील्ड बंड इरिगेशन एंड नंबर 6 फुरो इरिगेशन। सारे इरिगेशन के बारे में हम लर्न करेंगे ना। तो लिफ्ट इरिगेशन में ये होता क्या है कि पहले ये बहुत ही प्राचीन काल में होता था, यानी एंशियंट टाइम में। इस जो बहुत सारा टेक्निक आज जो है डेवलप कर गया है, तो टेक्निक डेवलप करने के चलते हम उतना वर्क यानी फिजिकल वर्क नहीं करते हैं। बट एंशियंट टाइम में इतना टेक्निक जो था वो डेवलप नहीं था, तो वो फिजिकल वर्क किया जाता था, जिसको हम ऐसे भी हिंदी में लाठा कुड़ी बोलते हैं। जो ये लिफ्ट इरिगेशन है लाठा कुड़ी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि कुआं एक खोद खेत, जहाँ मान लीजिए कि हमारा खेत इतना है, फील्ड है, अब वहाँ पर इकट्ठे खेत है, तो अगर बहुत कम भी है तो बहुत सारे किसान मिलकर, या अगर सिंगल का ही बहुत ज़्यादा वहाँ पर फील्ड है तो एक वहाँ पर उसके बीच में वेल खोद दिया गया किनारे पर ना, फील्ड के किनारे पर एक वेल खोद दिया गया, और उस वेल से रस्सी के सहारे हम बकेट में पानी को निकालते थे और वो खेतों में डालते थे, जिसको लाठा कुड़ी प्राचीन काल में बोला करते थे। लेकिन ये थोड़ा सा ये था कि इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम वाटरिंग नहीं कर सकते थे, इरिगेशन नहीं कर सकते थे। तो ये पहला मेथड बहुत ही प्राचीन काल का रहा था, लिफ्ट इरिगेशन मेथड। फिर इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो ये आपका दूसरा वाटर व्हील इरिगेशन। ये भी प्राचीन काल में ही चलता था। ये क्या होता था कि बैल के सहारे, यानी उसी वेल से बैल के सहारे वाटर को निकाला जाता था, जिसको रहट बोला जाता था, रेहट या रहट बोला जाता था ना। आज शायद तुम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा इस तरह का इरिगेशन ना। प्राचीन काल में इस तरह का इरिगेशन होता था, जिसको बोलते थे वाटर व्हील इरिगेशन। यानी वहाँ कुएं से वाटर को निकालने के लिए अगर एक आदमी बारी बारी से निकालेगा, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क होता था। वो बहुत ज़्यादा बास्केट, उसमें एक चेन के आकार में बहुत ज़्यादा बास्केट हुआ करते थे, और उसको बैल जो है चलाते थे, और बैल से चलाने पर वो पानी जो है बाहर कुएं के आता था, जिसको हम बोलते थे क्या, वाटर व्हील इरिगेशन। नंबर 3 में था ट्यूबवेल इरिगेशन। तो ट्यूबवेल इरिगेशन तो आपने देखा होगा, कहीं भी हम फील्ड में एक वेल क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल लगा देते हैं, और उसको हम मशीन, पंपिंग सेट या इलेक्ट्रिसिटी जैसे भी हो, उसके सहारे वहाँ से वाटर को हम ऑब्जर्व करके खेतों में डालते हैं। ये हुआ। तीसरा आपका चौथा जो हुआ बहुत ही बेस्ट मेथड है ना, स्विंगिंग बास्केट मेथड हो गया। इसके बाद एक मेथड और है स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड। स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड में क्या होता है, अभी भी जहाँ पर जिस क्रॉप के लिए बहुत कम वाटर की आवश्यकता होती है या लिमिट अमाउंट में वाटर की आवश्यकता होती है, उसके लिए क्या होता है कि स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड सबसे बेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जितना वाटर चाहिए और जहाँ चाहिए वहीं पर वाटर पहुँचता है, ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है स्प्रेडिंग नहीं होता है और न वाटर लॉगिंग होता है। तो ये
एक पाइप के सहारे पूरे जहाँ तक फील्ड है वहाँ तक इसको हम स्प्रेड कर देते हैं और फिर वहाँ से पाइप पूरे खेत में 2 पार्ट में ले जाकर करते हैं और वह चक्र जैसा यानी फव्वारे जैसा पानी, आपने फव्वारा देखा होगा कहीं पार्क वगैरह में, तो फव्वारे जैसा पानी छिड़ता है और उससे वाटरिंग होता है ना। स्विंगिंग बास्केट में है क्या कि ये इसको जैसे 2 आदमी मिलकर अगर ताल तलैया से या पौंड से वाटर को खेतों में डालता था तो ये कहलाता था स्विंगिंग बास्केट मेथड। इसको हम बोलते थे, हिंदी में क्या बोलते थे याद नहीं आ रहा है, यानी इसमें 2 लोग जैसे पकड़े रहते थे, बाल्टी या किसी टीन का बनाया रहता था, सैर बोलते थे इसको ना। 2 लोग पकड़ते थे और दोनों लोग बारी बारी से एक ही साथ तालमेल से नीचे के पानी को ऊपर की तरफ यानी फील्ड में फेंकते थे। ये होता है स्विंगिंग बास्केट मेथड। और इसके बाद फील्ड बंड इरिगेशन होता है क्या कि हम वाटर को खेत में मेढ़ा बनाकर रोक लेते हैं, वाटर को मेढ़ा बनाकर फील्ड में रोक लेते हैं और उसके बाद उस वाटर को हम जितना आवश्यकता होता है उतना हम फील्ड में छोड़ते जाते हैं। ये हो गया। और फूरो मेथड में क्या होता है कि फूरो मेथड में, एक मिनट, इसके बारे में हम फिर से स्पष्ट करेंगे ना, ये तो पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसका डिटेल्स देखते हैं फूरो मेथड का। हमने भी इस तरह का नहीं देखा है, इसके बारे में फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बारी बारी से हमने इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताया, इसको थोड़ा ब्रीफली चलते हैं कि ब्रॉडली स्पीकिंग ऑल मोड ऑफ इरिगेशन इन विच द वाटर इज अलाउड टू रन ओवर द फील्ड फॉल अंडर द सरफेस इरिगेशन। सब इरिगेशन जितने भी मेथड है सबका एक ही उद्देश्य होता था कि किसी वाटर को किसी तरह फील्ड के सरफेस तक पहुंचा दिया जाए। दिस मेथड इज अ कॉमन एंड इट यूज्ड फॉर अ क्रॉप सच एज अ व्हीट, कॉटन, शुगर केन, मिलेट, पल्सेज इटीसी। ये इसमें जिसमें कम वाटर की आवश्यकता होती है उसके लिए सरफेस इरिगेशन किया जाता है। इन केस ऑफ दोज क्रॉप विच डू नॉट नीड टू मच वाटर, और जिसमें बहुत सारा वाटर नहीं आवश्यकता होती है, बहुत कम वाटर की आवश्यकता होती है जिसमें ना, कि इन केस ऑफ द दोज क्रॉप विच डू नॉट नीड टू मच वाटर द क्रॉप इज प्लांटेड ऑन अ रिच एंड वाटर इज अलाउड टू रन थ्रू अ फूरो। यानी थोड़ा सा हल्का, यानी वहाँ आपने देखा होगा कि एक जैसे मान लीजिए कि नर्सरी ही लगाते हैं, तो नर्सरी लगाते हैं तो उसमें वाटर कैसे देते हैं, तो एक बास्केट में थोड़ा थोड़ा पानी हम फव्वारे के जैसा डालते हैं। तो ये होता है कम कम पानी जितना जरूरत है कि allowed to run through a furrow between the rigged. This called a furrow irrigation. For the crops such as a rice which need a lot of water, the field is flooded with water by making bond all the around it. अब जिसमें अधिक वाटर की आवश्यकता होती है, जैसे राइस की ही इस समय खेती होगी, तो राइस की खेती जब होगी तो उसमें क्या करते हैं कि खेत में मेड़ बना देते हैं और उस मेड़ में उसे पूरे वाटर को फुल कर देते हैं, भर देते हैं, जिससे वाटर कुछ दिन तक वहाँ पर रुका रहे। दिस इज कॉल्ड बेसिन इरिगेशन। इस तरह के इरिगेशन को हम बेसिन इरिगेशन बोलते हैं। अ लॉट ऑफ वाटर इज ए वेस्टेज इन सरफेस इरिगेशन थ्रू एवोपरेशन एंड अ परकुलेशन, सो इट इज नॉट सुटेड टू एरिया वेयर वाटर इज अ शॉर्ट सप्लाई। अब यहाँ पर जो सरफेस इरिगेशन है, जहाँ पर वैसे क्रॉप में जिसमें वाटर की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर अगर हम वाटर को मेढ़ों के द्वारा लगाकर रोक देंगे तो बहुत दिनों तक वाटर उसमें जमा रहेगा। बट ये वाटर जो है इवोपरेशन होने से और परकुलेशन होने से दो वर्क वहाँ पर होगा। इवोपरेट होगा सन हीट से और धीरे धीरे ये अपने आप में ऑब्जर्व भी करेगा सॉइल ना,
तो ये दोनों प्रोसेस में क्या होता है कि वैसे एरिया में यह ठीक नहीं होता है जहाँ पर वाटर की कमी है, जहाँ पर वाटर सप्लाई भरपूर मात्रा में नहीं है वहाँ पर उस तरह की इरिगेशन सही नहीं है। वहाँ पर किस तरह की इरिगेशन सही है? तो ड्रिप इरिगेशन ना। ड्रिप इरिगेशन में बूंद बूंद थोड़ा थोड़ा पानी, जहाँ हम जितने जिसको जहाँ जरूरत है, जैसे आप सब्जी की खेती करते हो तो सब्जी की खेती करते हो तो अगर वहाँ पर आप बाल्टी से या जग से जो डालते हो तो डीप इरिगेशन होता है। इज अ प्रिफर्ड इन सच एरिया, वैसे एरिया में ड्रिप यानी बहुत कम मात्रा में वाटर हम वहाँ पर पहुँचाते हैं। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ पाइप फिटेड विथ अ स्मॉल ट्यूब कॉल्ड अ एमीटर। वहाँ पर आजकल, पहले तो बाल्टी से जग से डाला जाता था, बट आज की स्थिति है कि आज उसको पाइप के द्वारा ना वहाँ पर पाइप फिट करके पहुँचा दिया जाएगा, जिसको एमीटर बोलते हैं। द पाइप आर लेड एबव द सॉइल नियर द रूट ऑफ प्लांट एंड एमीटर रिलीज वाटर ड्रॉप बाई अ ड्रॉप अराउंड द रूट ऑफ अ प्लांट। और पाइप को वहाँ रूट, जिस रूट में जरूरत है उस रूट के पास एक पाइप छोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर रूट बाय रूट, प्लांट के रूट बाय रूट वाटर को पाइप के द्वारा थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट मेथड है स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन में होता क्या है कि स्प्रिंकल इरिगेशन इज ऑफ्टन यूज्ड व्हेन द लैंड इज अनइवन एंड हैज सैंडी सॉइल एंड अदर्स। स्प्रिंकल मेथड वहाँ यूज होता है जहाँ की लैंड समतल नहीं है। पहला बात समझना ही होगा कि जहाँ पर लैंड समतल नहीं है, बिल्कुल प्लेन नहीं है ना, और वहाँ सैंडी सॉइल है, तो वहाँ पर हम स्प्रिंकल इरिगेशन का यूज करते हैं। हमने भी कहीं कहीं इस तरह की स्थिति में राजस्थान में देखा है, राजस्थान में हमने देखा है, और कुछ वैसे एमपी वाले प्लेस पर भी देखा है जहाँ पर कि प्लेस पूरा प्लेन नहीं है, तो वहाँ पर स्प्रिंकल इरिगेशन का यूज किया जाता है। दिस मॉडर्न मेथड इज ए बेटर देन अ सरफेस इरिगेशन, लेकिन यह सबसे बेस्ट है। इसमें वाटर भी वेस्टेज नहीं होता है और प्लांट को जितना चाहिए मतलब कि न ज़्यादा और न कम, जितना चाहिए उतने अमाउंट में उसको वाटर मिल जाता है। सबसे बेस्ट मेथड यही है। वाटर इसमें लॉस नहीं होता, वेस्टेज नहीं होता है ना। तो इन दैट लेस वाटर इज अ वेस्टेज एंड वाटर इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इवनली, एकदम समान रूप से सबको वाटर मिलेगा। दिस मेथड इन्वॉल्व्स पंपिंग वाटर अंडर अ प्रेशर थ्रू अ नोजल, वो प्रेशर के थ्रू जाता है, उसमें वहाँ पर पाइप यहाँ पर रहता है खड़ा। इस मान लीजिए कि नीचे से पाइप चला गया और वहाँ से कुछ दूर, मान लीजिए 10-10 फीट के दूरी पर एक ऊपर ऐसे पाइप खड़ा रहता है, और वहाँ पर अपर टॉप पर क्या होता है कि एक नोजल फिट रहता है, और जैसे ही इसको हम खोलेंगे तो नोजल पर ये वाटर प्रेशर डालेगा और नोजल वहाँ से घूमना शुरू करेगा। तो ये वाटर चारों तरफ, जैसे आपने फव्वारे में देखा है, वाटर चारों तरफ घूम घूम कर ये पूरे वाटरिंग करता है प्लांट को। और जैसे ही उस एरिया का वाटरिंग हो जाता है उस नोजल को हम बंद कर देते हैं ना। नोजल एंड स्प्रेइंग इट ओवर सॉइल लाइक आर्टिफिशियल रेन, लगता है कि एकदम जस्ट एकदम बारिश हो रही है, उस तरह की ये प्रोसेस पैदा किया जाता है। पाइप्स फिटेड विथ द स्प्रिंकल आर लेड ओवर और अलोंग द फील्ड, पूरे खेत में ये पाइप बिछा दिया जाता है, और जहाँ जरूरत होता है वहाँ पर ये खड़ा रहता है। वहाँ पर इस तरह का पाइप, नीचे एक पाइप बिछा दिया गया और उसके 10-10 फीट पर एक ऐसे खड़ा पाइप लगा दिया जाता है ना, स्टैंडिंग पाइप, और उसके ऊपर एक टॉप में नोजल रहता है, और जहाँ पर वो ऑफ ऑन करने वाला एक मैकेनिक जुटा रहता है। तो ये रोटेट करके, चारों तरफ रोटेट करके ये घूमता है। फर्टिलाइजेशन इज एन इनोवेटिव मेथड ऑफ अप्लाइंग फर्टिलाइजर। अब यहाँ से थोड़ा सा बदला कि फर्टिलाइजेशन is an innovative method of applying fertilizer through a drip irrigation to maximize farm productivity with available water। अब ये ड्रिप इरिगेशन के थ्रू क्या होता है कि फर्टिलाइजर का भी थ्रू छिड़काव यानी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बहुत ही सीमित मात्रा में चारों तरफ इसमें फैलता है। फील्ड आर ऑलवेज इरिगेटेड बिफोर सोइंग, जोतने के पहले, खेत को टिलिंग करने के पहले हमेशा इरिगेट करते हैं। दिस हेल्प इन अ टिलिंग, और इरिगेशन करने से टिलिंग में हेल्प मिलता है। द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ अ क्ले,
और अ ब्लैक सॉइल इज अ मच बेटर देन अ सैंडी सॉइल। हमने इसको बारे में पहले ही कह दिया कि सैंडी सॉइल जो है आपका उसका पर्कुलेशन रेट बहुत ही कम होता है, यानी वो वाटर को बहुत देर तक रोक कर नहीं रखता है। बट क्लेई और ब्लैक सॉइल जो है वाटर को बहुत देर तक रोक कर रखता है, इसलिए ना उसमें कम कम बार वाटर की आवश्यकता होती है, इसलिए कि एक बार वाटर दे दिए तो कुछ देर ये अपना वाटर को रोक कर रखेगा। बट ये जो सैंडी सॉइल है उसमें बार बार वाटरिंग की आवश्यकता होती है। फील्ड हैविंग क्लेइंग सॉइल हैव अ मोर चांस टू वाटर लॉगिंग, और क्लेइंग सॉइल में ज़्यादा चांस रहता है कि वहाँ पर जल जमाव हो सकता है ना, और सैंडी सॉइल में जल जमाव नहीं होता है, वाटर लॉगिंग नहीं होता है। सो क्रॉप आर ग्रोन कीपिंग इन व्यू ऑफ देयर वाटर रिक्वायरमेंट एंड नेचर ऑफ सॉइल। स्टार्ट में ही हमने कहा था और लास्ट में भी कर रहा हूँ कि जो भी वाटरिंग करते हैं तो वाटरिंग करने का एक ही आपका व्यू होना चाहिए, इरिगेशन करने का व्यू एक ही होना चाहिए कि कैसी सॉइल है और कैसा क्रॉप है। ये नहीं कि सब एक ही पटा रहे हैं तो पटा रहे हैं, नहर खोल दिए उसमें बोरिंग खोल दिए, ऐसा नहीं। कौन सा हम क्रॉप जो है वहाँ पर फ्लोइंग कर रहे हैं और उसके पहले किस तरह का ये सॉइल है। अगर सॉइल क्लेई है तो उसमें कम अमाउंट में वाटर देना है वरना वाटर लॉगिंग हो जाएगा। अगर सैंडी सॉइल है तो हमें बार बार वहाँ पर वाटर देना होगा। अगर हम राइस की खेती कर रहे हैं तो अधिक मात्रा में वाटर की आवश्यकता होती है। अगर हम व्हीट की खेती कर रहे हैं तो हमें कम मात्रा में वाटर की आवश्यकता होती है। ये सारा कुछ किसान बनने के पहले सोचना होगा। ये ना ये सारा पढ़ाई आप लोग क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो कहा जाता है कि इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री, कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश है तो 70% ऑफ पीपुल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। तो 70% डिपेंड करते हैं, तो उस 70% में हो सकता है कि आप भी हो, हम भी हैं। इसलिए कृषि के बारे में हमें सबको जानना चाहिए कि कैसे हम कृषि मतलब केवल उपजा दर नहीं, अच्छी किस्म का, अच्छे क्वालिटी का और कमर्शियल कृषि कि अपना भी पेट भरे और दूसरों के पेट भरे, यानी कमर्शियल व्यापारिक दृष्टि से भी हम खेती कर सके। सम टाइम फास्ट वाइंड एंड अ रेन ऑल्सो काउज डैमेज द क्रॉप्स। ये हमने इसको स्टार्ट में ही कहा था कि ये भारतीय कृषि जो है नेचर पर डिपेंड करती है। इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंडिंग ऑन नेचर। तो नेचर में ये भी आ गया। देखो अभी अब यहाँ चल रहा है, तूफान चल रहा है, तो जहाँ पर ये तूफान आया हुआ है वहाँ पर कृषि तो समाप्त हो जाएगा ना। तो कभी कभी फास्ट वाइंड और रेन इतना हो जाता है कि क्रॉप को डैमेज कर देता है। द रेन एंड अ फास्ट स्ट्रॉन्ग वाइंड काउ द डिक्लीन ऑफ क्रॉप प्लांट व्हीट शुगर केन ईटीसी एट अ ग्रेन राइपनिंग और अ प्लांट मैच्योरिंग स्टेज, इट इज कॉल्ड लॉजिंग। जैसे ही पकने को होगा अब कटना है, अब उस गेहूं को काटना है और तब तक इतना बारिश हो जाएगा, इतना हवा चलेगा कि पूरा गेहूं जो है वो आपका समाप्त हो जाता है ना। पत्थर कभी हेल या उसको क्या बोलते हैं स्नोफॉल भी हो जाता है, सारा समाप्त, हेल कहेंगे उसको, सारा समाप्त हो जाता है फसल। तो इसको लॉजिंग बोलते हैं ना। अब अगला प्रोसेस आपका मैन्योरिंग है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स। ओके।